तो हिंदुस्तानी गुरुकुल चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम दूसरा पार्ट लेकर के आ गए हैं हमारे टॉपिक मिसलेनियस जी के जीएस का, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसका पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखें, अवश्य देखें, क्योंकि उसमें भी हमने कम से कम 60+ क्वेश्चन को कवर किया है। इसमें भी हम कम से कम 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो ये दोनों ही वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। अगर आप इन दोनों वीडियोज़ को देखते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके अवश्य एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो मैं आपसे पुनः यही सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसका पार्ट फर्स्ट भी देखें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। और मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आता है तभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी अच्छी नॉलेज मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया। विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है आपका एशिया। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखा जाए तब भी क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया ही होगा, तब भी क्षेत्रफल की दृष्टि से भी एशिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा व सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? 2 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर आपके प्रत्येक में A B C D। बताइए क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा व सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाता है एशिया और ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट। यानी एशिया तो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से और आपका ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? बताइए, क्योंकि एशिया जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कि इसमें 60% विश्व की जनसंख्या निवास करती है, इसलिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आगे चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा गर्म स्थान कौन सा है? यानी क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछ रहा है कि एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। बताइए दोस्तों, एशिया का सबसे गर्म स्थान क्या जैकोबाबाद पाक है, संगाई चीन है, जैसलमेर राजस्थान है, या सभी हैं? बताइए, एशिया का सबसे गर्म स्थान अगर मैं बात करूं तो वो आ जाता है आपका जैकोबाबाद पाक। यानी जैकोबाबाद पाक पाकिस्तान में जो जगह है वो एशिया की सबसे गर्म जगह है। चलिए आगे चलते हैं। एशिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बताइए, एशिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? एशिया का ठंडा स्थान की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाता है आपका बेरखोयस्क, जो कहाँ पड़ता है? जो पड़ता है आपका रूस में। आपका अगर चीन की मैं बात करूं तो चीन में आपका पड़ता है हार्बिन, जो सबसे ठंडा स्थान है चीन का। अगर मैं डोम फूजी की बात करूं तो ये पड़ता है आपका अंटार्कटिका में। ये पड़ता है आपका अंटार्कटिका में, ये आपका अंटार्कटिका में पड़ता है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो डोम फूजी की। और अलास्का आपका पड़ता है अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप है जिसमें से कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं? यानी हमारी जो तीनों काल्पनिक लाइन है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और आपकी मकर रेखा, ये तीनों गुजरती हैं। ऐसा कौन सा महाद्वीप है? क्या एशिया में से गुजरती हैं तीनों? क्या दक्षिण अमेरिका में से? क्या ऑस्ट्रेलिया में से? या अफ्रीका में से? तो राइट आंसर हो जाता है आपका अफ्रीका। यानी अफ्रीका में से तीनों ही जो रेखा हैं वो एक साथ गुजरती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा किस महाद्वीप में है? बताइए, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन मैंने दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका सहारा। बताइए कौन से महाद्वीप में पड़ता है? क्या अफ्रीका में पड़ता है ये? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये अफ्रीका में ही पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइए, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइए, अफ्रीका महाद्वीप का है सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका विक्टोरिया जलप्रपात। चलिए अगर मैं विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करता हूँ तो वो है आपका एंजल जलप्रपात, जो आपका अमेरिका में पड़ता है। और जोग प्रपात और कुंचिकल प्रपात, ये आपके दोनों इंडिया में पड़ते हैं, जो आपके कर्नाटक में पड़ते हैं, जो आपके कर्नाटक में पड़ते हैं, जो आपके कर्नाटक में पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए, क्या किलिमंजारो है, गॉडविन ऑस्टिन है, सागर माता है, या मौना किया माउंटेन है? विश्व की अफ्रीका की अगर मैं सबसे ऊंची चोटी की बात करता हूँ तो वो है आपकी किलिमंजारो, वो आपकी किलिमंजारो है। अगर मैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करता हूँ तो वो सागर माथा को हम एवरेस्ट बोलते हैं। एवरेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका सर्वे हुआ था, इसका सर्वे किया था जॉर्ज एवरेस्ट ने, इसका सर्वे जॉर्ज एवरेस्ट ने किया था, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम रखा गया एवरेस्ट चोटी। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगर मैं विश्व की दूसरे नंबर की चोटी की बात करता हूँ तो वो है आपकी गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम K2 बोलते हैं, जो पाकिस्तान में है, जो कहाँ पर है? पाकिस्तान चीन बॉर्डर पर है। अगर मैं बात करता हूँ मौना किया माउंटेन की, तो मौना किया माउंटेन जो है वो आपका प्रशांत पैसिफिक ओशियन में पड़ता है, यानी जिसको पैसिफिक बोलते हैं। ये इतना ऊंचा माउंटेन है कि ये एवरेस्ट चोटी से भी बहुत ऊंचा है।
लेकिन ये क्योंकि पानी में है तो इसलिए ये सबसे ऊंची चोटी की श्रेणी में नहीं आता है, मौना किया माउंटेन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप निम्न में से किस महाद्वीप को कहा जाता है? यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप, ये किस महाद्वीप के नाम है? क्या अंटार्कटिका के, अफ्रीका के, यूरोप के, ग्रीनलैंड के? बताइए। ये हैं आपके अफ्रीका के। अफ्रीका को हम अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप, या एक और नाम है इसका गरीब महाद्वीप, इसको गरीब महाद्वीप भी बोलते हैं, इसको हम गरीब महाद्वीप बोलते हैं। और ग्रीनलैंड जो है वो सबसे ठंडी जगह है, बहुत ठंडा रहता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्न में से अंटार्कटिका महाद्वीप किस ध्रुव पर है? बताइए। निम्न में से अंटार्कटिका महाद्वीप क्या उत्तरी ध्रुव में है, या दक्षिणी ध्रुव में है, या पूर्वी ध्रुव में, या पश्चिमी ध्रुव में? ये दोनों तो ध्रुव है नहीं, आपको पता ही होगा, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ उत्तरी ध्रुव की, उत्तरी ध्रुव की मैं बात करता हूँ तो यहाँ भी ये नहीं है अंटार्कटिका। अगर मैं बात करता हूँ दक्षिणी ध्रुव की, तो दक्षिणी ध्रुव पर पड़ता है आपका अंटार्कटिका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से मैत्री क्या है? मैत्री क्या एक योजना है, या एक रिसर्च सेंटर है, हवाई जहाज है, या पनडुब्बी है? बताइए क्या है मैत्री? तो मैत्री इसमें से एक रिसर्च सेंटर है जो कहाँ पर है? अंटार्कटिका में, जो भारत की तरफ से कहाँ पर है? अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका में रहे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, लाइकेन किस महाद्वीप की प्रमुख वनस्पति है? लाइकेन किस महाद्वीप की प्रमुख वनस्पति है? क्वेश्चन नंबर 13। तो लाइकेन जो है वो है आपकी अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे प्रमुख वनस्पति है, अंटार्कटिका महाद्वीप की लाइकेन। अब क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप को ओशियानिया के नाम से भी जाना जाता है? बताइए। निम्न में से किस महाद्वीप को ओशियानिया के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से किस महाद्वीप को ओशियानिया के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया को हम ओशियानिया के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसके बारे में, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसका एक्चुअल में नेम जो है वो ओशियानिया है। इसमें लगभग 14 कंट्री हैं, 14 कंट्री हैं, इसमें 14 देश हैं, जिसमें से सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। इसलिए सबसे बड़ा देश यानी 80% भूभाग पर आपका ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए इस देश के नाम पर ही इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोल दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? ये मैंने अभी बता दिया तुरंत आपको कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपके 14 देश हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 16 है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। राहुल उनके बेटे का नाम था और देवदत्त उनके चचेरे भाई का नाम था। चलिए आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 17-18। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश आपका सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश अपना दिया था इन्होंने सारनाथ में। सारनाथ में दिया जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पड़ता है? वाराणसी के पास। ये वाराणसी के पास पड़ता है आपका, वाराणसी के पास पड़ता है आपका सारनाथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था आपका बोधगया में। बोधगया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? बताइए। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव, यानी इनको भगवान ऋषभदेव भी बोला जाता है। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आते हैं अजीतनाथ, ये दूसरे नंबर के थे। और तीसरे नंबर पर आते हैं संभवनाथ, ये तीसरे नंबर के तीर्थकर थे। और महावीर स्वामी को तो आपको पता ही है, महावीर स्वामी जो थे वो थे आपके 24वें तीर्थकर। इनको 24वां तीर्थकर बोला जाता है महावीर स्वामी को। अगला क्वेश्चन है आपका, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो इसका आंसर मैंने अभी आपको बता दिया है कि जो महावीर स्वामी थे वो आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से सर्वप्रथम खोजी गई धातु कौन सी है? बताइए। निम्न में से सर्वप्रथम खोजी गई धातु है आपकी तांबा। निम्न में से सर्वप्रथम सबसे पहले जो धातु खोजी गई थी वो तांबा खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है, मानव लिवर में कौन सा विटामिन भविष्य के लिए स्टोर रहता है? मानव लिवर में कौन सा विटामिन भविष्य के लिए स्टोर रहता है? यानी अगर आप जो हमारा लिवर है वो इनमें से एक विटामिन को स्टोर करके रखता है भविष्य के लिए, ताकि हम अगर ऐसे एनरिच्ड फूड ना मिले तब भी हमारी जो शरीर की पूर्ति है उस विटामिन से होती रहे। तो विटामिन है आपका ए। विटामिन ए हमारे लीवर में भविष्य के लिए स्टोर रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन को कहते हैं? बताइए। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन को बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसमें से किस विटामिन को? बताइए। एस्कॉर्बिक एसिड इसमें से बोला जाता है मित्रों विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन ए की अगर मैं बात करूं तो विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल। विटामिन ए को बोला जाता है आपका रेटिनॉल, रेटिनॉल बोला जाता है। विटामिन सी के बारे में अभी क्वेश्चन बताने वाला हूँ। विटामिन सी को मैंने बता दिया अभी तुरंत आपको। विटामिन बी के कई नाम है, थाइमिन भी बोलते हैं इसको विटामिन बी को। चलिए, विटामिन कैल्सीफेरॉल किस विटामिन को बोला जाता है? बताइए। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन को बोला जाता है? कैल्सीफेरॉल किस विटामिन को बोला जाता है? किस विटामिन को कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो वो आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट। सॉरी ऑप्शन सी, सॉरी विटामिन डी है इसका राइट आंसर हो जाता है आपका विटामिन डी, जिसको हम कैल्सीफेरॉल बोलते हैं।
क्योंकि हम कैल्शियम के अवशोषण में काम करता है कैल्सी, इसलिए इसका नाम रखा गया कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम के ऊपर। विटामिन बी मैंने बता दिया है, विटामिन ए मैंने बता दिया आपको क्या है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। चोट लगने पर रक्त का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है, यानी रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन इसमें से सहायक है। रक्त का थक्का जमाने में इसमें से कौन सा विटामिन सहायक है, बताइए। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसका आंसर हो जाता है विटामिन के। यानी अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाती है तो अगर आपकी चोट लग जाएगी तो रक्त फिर रुकेगा नहीं। तो रक्त का थक्का जमाने में बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन के। निम्न में से किस धातु को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, बताइए। क्या प्लेटिनम को बोला जाता है, क्या चांदी को बोला जाता है, क्या एल्यूमिनियम को, या फिर सोना को, बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है मित्रों प्लेटिनम। इसको हम वाइट गोल्ड बोलते हैं, सोने की तरह ही होता है। और अगर आप जैसे फॉरेन में जाओगे, फॉरेन कंट्रीज़ में जाओगे तो वहाँ पर आपको जो चांदी है वो नहीं मिलेगी, आपको उसकी जगह प्लेटिनम मिलेगा, तो इसलिए इसको वाइट गोल्ड बोला जाता है। निम्न में से बसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, बताइए। बसा में निम्न में से कौन सा विटामिन घुल जाता है, फैट। बसा को हम बोलते हैं मित्रों फैट। तो बताइए फैट किस विटामिन, मतलब जो फैट में कौन कौन से विटामिन घुल जाते हैं, तो क्या वो ए बी हैं, सी डी, या फिर के सी या के डी। तो इसका आंसर हो जाता है के और डी, यानी विटामिन के और डी जो हैं वो बसा में घुलनशील है। तो इसका एक हो जाता है के ई डी, ये ध्यान रखेंगे, कीड़ा। इसमें ये चारों ही विटामिन जो है वो फैट में घुलनशील हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है 28। इसका आंसर हो जाएगा आपका कि निम्न में से घुलनशील विटामिन कौन सा है जल में, यानी जल में घुलनशील कौन सा है, बताइए। निम्न में जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, यानी जो जल में घुलते हैं वो कौन से विटामिन है वाटर में, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बी एंड सी। यानी केवल दो विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। कौन सा विटामिन गर्मियों में हमारे शरीर से जल्दी नष्ट हो जाता है, बताइए। कौन सा विटामिन गर्मियों में हमारे शरीर से जल्दी नष्ट हो जाता है, क्या विटामिन डी हो जाता है, विटामिन सी, विटामिन ई, या विटामिन डी एन सी। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी नष्ट हो जाता है। इसलिए हम गर्मियों में आपने देखा होगा कि विटामिन सी से एनरिच्ड चीज़ें पीते हैं, हम जूस पीते हैं, आपका शिकंजी बना करके पीते हैं, जैसे नींबू है। जितने भी शोर आइटम होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, उनमें विटामिन सी पाया जाता है। जो खट्टा पदार्थ होगा उसमें क्या पाया जाएगा, सी, विटामिन सी पाया जाएगा। इसलिए हम गर्मियों में आपने देखा होगा शिकंजी बना के पीते हैं ताकि हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी ना हो, क्योंकि गर्मियों में हमारे शरीर से विटामिन सी नष्ट होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 30 का देख लेते हैं। पौधों में बाष्पोत्सर्जन क्रिया को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, बताइए। पौधों में बाष्पोत्सर्जन क्रिया को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन यानी जो हमारी पेड़ होता है उसमें क्या होता है, जड़ों से पानी जाता है ऊपर, और पत्तियों से क्या होता है, उसमें पत्तियों से पानी का बाष्पीकरण होता है। सूरज की गर्मी पड़ती है तो जो स्टोमेटा होते हैं पत्तियों के अंदर, उनमें से क्या होता है, पानी का बाष्पन होता है। पानी जो है वो उसका बाष्पीकरण होता है, भाप बन के उड़ने लग जाता है। तो इस प्रक्रिया को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, क्या पोटोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटोमीटर। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है पोटोमीटर। ऐसा यंत्र है जिससे हम पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को आसानी से माप सकते हैं। बैरोमीटर की अगर मैं बात करूँ तो ये वायुदाब मापने काम आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने काम आता है। अगर मैं लैक्टोमीटर की बात करूँ तो ये दूध में अशुद्धियों को मापने काम आता है, मिल्क में अशुद्धि मापने काम आएगा। अगर मैं हाइग्रोमीटर की बात करता हूँ तो ये किसके काम आता है, ये नमी मापता है, यानी ह्यूमिडिटी, वातावरण में पानी की मात्रा कितनी है, तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सोडियम धातु को निम्न में से किस में डुबा कर रखा जाता है। सोडियम जो धातु है उसको किस में डुबा के रखा जाता है, मिट्टी तेल में, पेट्रोल में, डीजल में, पानी में। तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी तेल में। यानी सोडियम धातु को हम मिट्टी तेल में डुबा कर रखते हैं क्योंकि वो एक ज्वलनशील धातु है। रक्त का कब्रगाह यानी स्टोर हाउस किसे कहा जाता है, यानी कहाँ हमारे बॉडी में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हमारा जो ब्लड है वो स्टोर रहता है, ब्लड जो है वो स्टोर रहता है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लीहा, जिसको हम स्प्लीन बोलते हैं इंग्लिश में, स्प्लीन, SPLEEN, स्प्लीन। इसको हम स्प्लीन बोलते हैं। इसको हम स्टोर हाउस ऑफ द ब्लड बोलते हैं, ब्लड का स्टोर हाउस बोला जाता है प्लीहा को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 33। मानव आहार नाल यानी जिसको हम एसोफेगस बोला जाता है में कौन सी गति पाई जाती है, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें कौन सी गति पाई जाती है, क्या क्रमाकुंचन गति पाई जाती है, जाइलम पाई जाती है, अपकेंद्रीय गति पाई जाती है, इनमें से कोई नहीं। आहार नाल में इनमें से कौन सी गति पाई जाती है, बताइए मित्रों। इसमें पाई जाती है आपकी क्रमाकुंचन गति, जिसको हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। ये गति ऐसी है अगर व्यक्ति उल्टा भी होकर के खाना खाएगा तब भी उसका भोजन जो है वो पेट में ही पहुंचेगा। इसको बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। आप किसी भी दिशा में लेट करके बैठ करके कैसे भी खाएंगे तो आपका जो गति है वो पेट की तरफ ही रहेगी, नीचे की तरफ ही जाएगी। निम्न में से जल और नमक का अवशोषण किसमें होता है। निम्न में से जल और नमक, जैसे हम जल पीते हैं या हमारे भोजन में जो सोडियम क्लोराइड होता है, नमक जो होता है, उसका अवशोषण कहाँ होता है, क्या छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है, यकृत में होता है जिसको लिवर बोलते हैं, या फिर हमारी जठर ग्लैंड में होता है, बताइए कहाँ होता है। निम्न में से जल और नमक का अवशोषण कहाँ होता है, बताइए। ये होता है हमारी बड़ी आंत में।
जल और नमक का जो अवशोषण है वो हमारी बड़ी आंत में होता है। जल और नमक का अवशोषण। क्वेश्चन छोटी आंत से रिलेटेड ये पूछा जाता है कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उंगली जैसी आकृतियाँ निकली हुई कहाँ मिलती हैं आपको, तो वो छोटी आंत में मिलती हैं। यानी यहाँ पर पूछा जाता है आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है आपका छोटी आंत में। यकृत आपको पता ही लिवर को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानव नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है? जैसे बहुत सारे लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि इन्होंने अपनी आंखें दान कर दी हैं, जब इनकी डेथ हो जाएगी तो इनकी आंखों को दान कर दिया जाएगा। तो इसमें कौन सा भाग दान किया जाता है? इसमें कॉर्निया दान किया जाता है। इसमें कॉर्निया दान किया जाता है मानव नेत्र में। रेटिना आपको पता ही होगा, हमारे जो आँख होता है उसी का एक हिस्सा होता है रेटिना। इसी के नाम पर विटामिन ए का नाम पड़ा है, ध्यान रखना इस बात को। इसी के नाम पर विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, क्योंकि विटामिन ए आंखों के लिए बहुत ही अच्छा विटामिन होता है और रेटिना के नाम पर ही विटामिन ए का नाम रखा गया है रेटिनॉल। आयरिस जो हमारी आंखों का जो कलरफुल पार्ट होता है ना, रंगीन भाग, जो हमारी आंखें दिखती हैं कलरफुल, रंगीन भाग जो होता है वो आयरिस होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं बताइए? क्या रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, मैकमोहन बोलते हैं, डूरंड रेखा बोलते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं? अगर दोस्तों क्वेश्चन पसंद आ रहे हो, लग रहा हो कि हाँ अलग चीज़ मिल रही है, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, अपने मित्रों में बताएं, उनको लगातार शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको बोला जाता है मित्रों रेड क्लिफ। ध्यान रखना इस बात को। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको बोला जाता है रेड क्लिफ। और भारत, चीन और म्यांमार के बीच जो रेखा है उसको बोला जाता है आपका मैकमोहन रेखा। डूरंड रेखा कौन सी बताइए? पता है आपको डूरंड रेखा क्या है? डूरंड रेखा बताइए किन दो देशों के बीच की रेखा है? ये आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है डूरंड रेखा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? क्या इंदिरा पॉइंट है या इंदिरा कोल है कि विथु है या गौहर मोती है? बताइए भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो भारत के दक्षिणी छोर यानी साउथ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये साउथ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वह आपका इंदिरा पॉइंट है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो साउथ में बिलोंग करता है। कहाँ पड़ता है ये? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। अगर मैं इंदिरा कोल की बात करूँ तो ये आपका नॉर्थ में पड़ता है, ये नॉर्थ में पड़ता है। अगर मैं किवथू की बात करता हूँ, किवथू की बात करता हूँ तो ये पड़ता है आपका ईस्ट में। ईस्ट में किधर पड़ता है? ईस्ट में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगर मैं गौहर मोती की बात करता हूँ तो गौहर मोती आपका पड़ता है गुजरात में। गौहर मोती आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है, ये गुजरात में पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, नाट्य शास्त्र के रचयिता निम्न में से कौन थे? बताइए नाट्य शास्त्र के रचयिता निम्न में से कौन थे? नाट्य शास्त्र के आचार्य चाणक्य, भरतमुनि, आदिशंकर, कालिदास। तो इसका आंसर हो जाएगा भरतमुनि। इसको पांचवा वेद भी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि पांचवा वेद इनमें से किसे कहा जाता है, तो पांचवा वेद इसमें से बोला जाता है आपका नाट्य शास्त्र को। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। चलिए आगे 39 क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? निम्न में से मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? निम्न में से मोहिनीअट्टम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरला। केरला का जो आपका शास्त्रीय नृत्य है वो है आपका मोहिनीअट्टम। बताइए इसका दूसरा बताओ, क्योंकि केरला के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, तो इसका दूसरा हो जाता है कथक। इसका दूसरा हो जाता है कथक। इसका दूसरा कौन सा हो जाता है? कथक। मणिपुर का आपको बताइए मणिपुरी, इसका तो इसी के नाम पर है मणिपुरी। मणिपुरी हो जाता है। तमिलनाडु का आपको बताइए भरतनाट्यम। तमिलनाडु का आपको बताइए भरतनाट्यम है। केरला कर्नाटक का कोई नहीं है। निम्न में से प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? बताइए निम्न में से सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? क्या कथकली है, कथक है, सत्रिया है या भरतनाट्यम है? बताइए। तो सबसे पुराना अगर मैं शास्त्रीय नृत्य की बात करता हूँ तो वो है भरतनाट्यम, और सबसे न्यूएस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो है आपका सत्रिया। ये सबसे ओल्डेस्ट है और ये सहस आपका सबसे नया वाला। ये आपका कहाँ का है? ये आपका मैंने बताया अभी तमिलनाडु का है और ये आसाम का है। ये आपका आसाम का है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ कथक, कथक जो है वो आपका यूपी का है और कथकली आपका केरल का है। ठीक है, अभी मैंने कथक बताया था लेकिन वो कथकली, ध्यान रखेंगे इस बात को, केरल के लिए। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सुराताल पक्षी विहार निम्न में से कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में सुराताल पक्षी विहार निम्न में से कहाँ स्थित है? सुराताल पक्षी विहार स्थित है आपका दोस्तों बलिया में। इस बात को ध्यान रखेंगे। सोनभद्र के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे हरा जो हमारा जिला है उत्तर प्रदेश में वो सोनभद्र है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका प्रयागराज में है। आगे चलते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेस वे उसकी लंबाई है आपकी 302 किलोमीटर। राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? बताइए राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? क्या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। जितने भी केंद्र के जो होते हैं पद, उन सबको जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है। चाहे राज्यपाल हो आपका,
चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे या फिर मुख्य न्यायाधीश हो, कोई भी उसको राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? अगर आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हो तो आपको न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्या 35 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष? बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। किसी राज्य का मुख्यमंत्री अगर आपको बनना है तो उसके लिए आपकी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा का सदस्य अगर बनना है आपको, यानी आपको क्या बनना है? सांसद अगर बनना है आपको लोकसभा का, तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कहाँ दे रखा है ये 84 अनुच्छेद में दे रखा है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। आपकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष, यानी राज्यसभा का सदस्य अगर आप बनना चाहते हो तो आपकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ये भी कहाँ दे रखा है? 84वें अनुच्छेद में। किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? किसी राज्य का राज्यपाल अगर आपको बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी है? 35 ईयर्स। यही आपकी मुख्य न्यायाधीश की होती है, यही आपकी राष्ट्रपति की होती है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन है जिससे उसके पद का वेतन नहीं मिलता? जिससे नहीं है, सॉरी, ये आपका है जिसे। निम्न में से कौन है जिसे गलत हो गया बीच वाला, जिसे उसके पद का वेतन नहीं मिलता है? बताइए। क्या राष्ट्रपति को उसके पद का वेतन नहीं मिलता है? क्या उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को? तो मैं बताना चाहूँगा कि इसका ऑप्शन राइट आंसर तो हो जाएगा बी, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है उसको उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है। उसको किसका मिलता है? वो राज्यसभा का स्पीकर होता है। जो राज्यसभा में उसको पद मिलता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? आपका उपराष्ट्रपति। उसको राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति का। ध्यान रखनी है बात। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, यानी राष्ट्रपति क्या करता है? दोनों राज्यसभा और लोकसभा को बुलाता है, दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? क्या लोकसभा स्पीकर करता है, राज्यसभा स्पीकर करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा स्पीकर करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा स्पीकर करेगा। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में यही मेरा मैसेज है आपके लिए कि हिंदुस्तानी गुरुकुल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपकी और भी आने वाले समय में अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकें। एजुकेशनल रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हम दे सकें, क्योंकि हम अभी इस पर कार्य कर रहे हैं, अभी हमने स्टार्ट किया है, लेकिन आने वाले समय में हमारा विजन बहुत बड़ा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे बोलूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।